डियर जॉनी डेप, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको दो कारणों से भगवान को बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। एक तो आपकी मैसिव विक्ट्री, जो बहुत सारे लोगों को पर्सनल विक्ट्री लगी। दूसरा ये कि आप भारत देश में पैदा नहीं हुए। सोचिए, यदि आप भारत देश में पैदा हुए होते तो किसी भी मानहानि के केस के लायक ही ना बचते। विवाह में जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होती, आपके ऊपर 498A यानी दहेज एक्ट लग जाता। आप परिवार सहित जमानत लेने के लिए संघर्ष कर रहे होते। यदि आपके केस में 498A के साथ साथ एनल सेक्स, अननेचुरल सेक्स यानी कि IPC 377 लगा होता, तब आपके जमानत लेने के चांस और भी कम हो जाते हैं। आप कंफ्यूजन में, घबराहट में, वकील के कहने से, इधर उधर पूछने से सेक्शन 9 फाइल कर देते, या फिर आप तलाक फाइल करते। और यदि आप हिंदू पुरुष होते तो HMA 24 में आपको मेंटेनेंस देनी पड़ जाती। आपको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। डियर जॉनी डेप, ये भी हो सकता था कि आपके पिता के ऊपर, आपके भाई के ऊपर, बहू यानी एम्बर हर्ड के ऊपर बुरी नजर रखने या रेप करने का आरोप लग जाता। वकील लोग लड़कियों को समझा देते हैं कि इस तरह से FIR में लिखने से उनकी FIR काफ़ी पुख्ता हो जाती है। उसके बाद आप कहीं के भी ना रहते। आपका पूरा परिवार कहीं मुंह छुपाए घूम रहा होता। आप दरवाजे दरवाजे भटकते जमानत लेने के लिए। आपके अपने लोग आपसे मुंह फेर लेते। आपके अपने लोग कहते कि अरे भाई, लड़की इतना झूठ क्यों बोलेगी, कुछ तो किया ही होगा। डियर जॉनी डेप, आपको अपने ही बच्चे से अलग किया जाता और फिर ये कहा जाता कि उसका बाप एक डेड बीट फादर है। डेड बीट फादर वो जो अपने बच्चे से पैदा करके मुंह फेर लेता है। उसको कहानियां सुनाई जाती कि माँ कितनी महान होती है, सिंगल मदर्स कितनी महान होती है। अगर आपकी बच्ची होती, बेटी होती, तो हो सकता है आपके ऊपर भ्रूण की जांच करवा के भ्रूण हत्या का इल्जाम लगता। और हाँ, आपको अपनी ही बेटी को सेक्सुअली अब्यूज करने का इल्जाम भी लग सकता था। पॉक्सो के केस में आपको जेल जाने से कोई भी रोक ना पाता। आप थोड़े से हिम्मती होते तो केस लड़ते, और यदि हिम्मत हार जाते तो हर साल बढ़ती विवाहित पुरुषों की आत्महत्या में आपका नाम होता। और यकीन मानिए, भारत देश में इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डियर जॉनी डेप, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उस देश में पैदा हुए जहां 6 हफ्ते में ट्रायल खत्म हो गया। यहाँ 6 हफ्ते में ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि केस का जज कौन होगा। जब तक आप जमानत का वेट कर रहे होते हैं कि हो सकता है आपको दहेज एक्ट में जमानत मिल जाए, घरेलू हिंसा का केस फाइल हो जाता है, गुजारा भत्ता का केस फाइल हो जाता है, और आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और हाँ, मजे की बात यह है कि यहाँ पे जज साहब कहते हैं कि जब तक निर्णय आएगा तब तक आप अंतरिम मेंटेनेंस देना तो शुरू ही कर दीजिए, लड़की को कुछ तो दीजिए। सोचिए जरा कि आरोप आपके ऊपर लगे हैं, अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, और आपसे पैसे भी दिलवाए जा रहे हैं। मजेदार है ना। डियर जॉनी डेप, ये सब लड़ते लड़ते आपको कम से कम 8 से 9 साल तो लग ही जाते हैं। उसके बाद भी ये केस पैसे देकर ही सेटल होता, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले जज साहब ने कहा कि क्रिमिनल केसेस में जहां सेटलमेंट का चांस है वहां सेटल कर लीजिए। यानी आपके परिवार की जमा पूंजी जाती, कहीं कहीं पर जमीनें बिक जाती हैं। आप लोगों के पास हिम्मत ही ना पड़ती कि आप एक और केस करते मानहानि का और फिर उसको जीतते। आपके माँ बाप कहते आगे बढ़ो, छोड़ दो, जो हुआ छोड़ो। आप निराशा, कुंठा, बेइज्जती में जीते, और आपको देखने वाले कहते हैं तो क्रैक हो गया है, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। ये आपको सुनने को मिलता। आप इस अपराध बोध में जीते कि आपके कारण आपके परिवार को इतना कष्ट उठाना पड़ा। आपके परिवार की बहनों को उनकी ससुराल में ताने मिलते कि तुम्हारे भाई की वजह से उनके बेटे यानी तुम्हारे जीजा को अदालत या पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। इसलिए डियर जॉनी डेप, आप बच गए, आप बहुत बच गए कि आप इस अतुल्य भारत में पैदा नहीं हुए, यहाँ की न्याय व्यवस्था के चक्कर में नहीं पड़े। खैर छोड़िए, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।